यस हेलो यार लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने इस चैप्टर 2 के फाइनल सेशन में। काफी काफी स्वागत है आप सभी लोगों का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लास्ट की कुछ चीजें बची है अपनी। एक है अपने को जान के लेना है व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड फिर एंड का जो छोटी छोटी चीजें है कि आपको बिजनेस को चूज करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों के बारे में बातें करना अभी अपना पेंडिंग है। आ जाओ, सबसे पहले जान के लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। बढ़िया, आ जाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आखिर होती है क्या, ये सबसे पहले जानने की अपन कोशिश करते हैं ना। देखो यार, होता कैसे है। एक बहुत सारे, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ तो एग्जांपल से तुम्हें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे गरीब लोग हैं, फॉर एग्जांपल पुअर है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। दे आर एवरेज मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब कैटेगरी के किस्म के लोग हैं। अभी देखो, ये जब बैंक के पास लोन मांगने जा रहा है या किसी के पास लोन मांगने जा रहा है, द इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज, द लोन से ले जो पैसा चार्ज किया जा रहा है वो काफी हाई है। वो कैसा है? काफी हाई पैसा चार्ज करती है बैंक। लेंडिंग के लिए जो लोन लिया जाता है, कि जो लोन लिया जाता है वो काफी हाई प्राइस पे आता है। उनको क्या है, काफी हाई प्राइस पे करनी पड़ती है। जिस पे रिपीट करता हूँ, मेरा माइक फंस गया था। उनको क्या करना पड़ सकता है, काफी हाई लेंडिंग के लिए प्राइस पे करनी पड़ सकती है। ऑल्सो बैंक्स इन जैसे लोगों को कई बार लोन देने के लिए एनकरेज भी नहीं होती, क्योंकि बैंक को डर होता है ये लोग डिफॉल्ट ना कर दे, इसीलिए इन लोगों को लोन नहीं मिल रहा होता इजीली। लेकिन तुम अगर देखते हो तो सबके पास छोटा छोटा पैसा तो है, 50 50 50 50 रुपए सबके पास सेविंग्स है ना। इनमें से अगर मान लीजिए सभी लोगों ने कलेक्टिव फंड में एक पैसा डाल दिया, सब लोगों ने मिलके एक जगह पे पैसा डाल दिया। क्या डाल दिया? सब लोगों ने एक बिजनेस टाइप फॉर्म में, एक बिजनेस के फॉर्म में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम के फंड में पैसा डाल दिया। अभी यहाँ पे टोटल 250 रुपए आ गए। अभी जिसको भी आज पैसे की जरूरत है, मान लीजिए इन लोगों ने अपना एक्स्ट्रा का ही पैसा डाला है, अभी तो लग ही नहीं रहा था इनको, लेकिन इस व्यक्ति को आज अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो इसको 250 रुपए का लोन दे दिया। तो यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है या ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब बेसिकली एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा एसोसिएशन है कि जिसके अंदर तो सोल पर्पस ये फॉर्म बनाने का है कि जो भी इसके अंदर के मेंबर्स हैं, जो भी इसके अंदर के मेंबर्स हैं, उनको क्या करना, उनको बेनिफिट देना। उनको क्या देना? बेनिफिट देना। उनके हित के लिए काम करने के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, इसको कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोई पैसा कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई इस 250 रुपए के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बस क्या चाहती है, अपने सारे मेंबर्स का क्या रहे, हित प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए ये बनाई जाती है। ये जो होता है, जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आज इंडिया के अंदर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का यूजुअली पार्टिसिपेंट बन पाता है, उसको बस क्या करना पड़ता है, जो भी मेंबरशिप की फीस है, यहाँ पे मेंबरशिप की फीस 50 रुपए, जो भी मेंबरशिप की फीस रहेगी वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी और वो क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। फिर जो भी फंड कलेक्ट होगा, वो फंड में से सिर्फ और सिर्फ किसको पैसा दिया जाएगा, किसको लोन दिया जाएगा? मेंबर्स को ही लोन दिया जाएगा और किसी को भी दूसरे को लोन नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे कंपनी के अंदर मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करने के लिए आप मैनेजिंग कमिटी को अपॉइंट करते हो। ये क्या करती है, ये इस फंड को मैनेज करती है या इस सोसाइटी को क्या करती है, इन जनरल मैनेज करती है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है। ऐसे अलग अलग तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनते हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो अमूल जब बना था तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में ही बना था। उसके अंदर जितने भी विलेज में छोटे छोटे गाय वाले थे, वो सब एक साथ आए। उन्होंने क्या किया, सारा का सारा दूध एक जगह पे कलेक्ट करना स्टार्ट किया और वहां से उन्होंने बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट किया। अब बिजनेस में से जो भी पैसा कमाया जाता था, वो इन छोटे छोटे लोगों में क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। ये अकेले अकेले थे तब ये कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे, कोई धंधा नहीं कर पा रहे थे, बड़े बड़े कंपनीज इनको जीने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब सब एक साथ आ गए तो सबने मिलकर जो धंधा शुरू किया, उससे क्या हो गया, सबका हित प्रोटेक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है। देन ऐसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होते हैं। आपने देखा होगा, आपके आपकी एक बड़ी सोसाइटी होगी, वो सोसाइटी, अगर आपके एरिया में कोई बहुत बड़ी सोसाइटी होगी तो उस सोसाइटी में भी एक मैनेजिंग कमेटी बनती है।
वो भी एक तरीके से उस पूरी सोसाइटी को भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है, जो पूरी सोसाइटी के लिए एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है। आप सभी लोग उस सोसाइटी के मेंबर्स हो, जो भी उस सोसाइटी में रह रहा है वो क्या है, उस सोसाइटी का मेंबर है। वो क्या करता है, हर साल कुछ फीस होती है मेंबरशिप की, उस सोसाइटी में रहने की, वो डिपॉजिट करता है, और वो जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो सोसाइटी के हित के लिए यूज किया जाता है। शायद सोसाइटी में कोई फंक्शंस है, सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट करना है, सोसाइटी की कुछ बिल्डिंग को कलर करना है, तो उससे उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी आपके सोसाइटी में भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं पे वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्ट्रक्चर में ही होता है। तो ओनली पर्पस ऑफ दिस सोसाइटी इज टू गिव बेनिफिट टू इट्स मेंबर्स, बाकी उसका कोई और पर्पस नहीं होता है। आ जाइए ना, देखो कोऑपरेटिव सिग्निफाई करता है कि हम सब एक साथ आके एक कॉमन पर्पस के लिए काम करना चाहते हैं। ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है, जबरदस्ती तो है नहीं कि जाओ किसी सोसाइटी में काम करो, जाओ किसी सोसाइटी में जाके रहने लगो, तुम्हारी वो इच्छा से जाते हो। यहाँ पे मेंबर्स एक साथ आते हैं खुद का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट। जैसे बैंक्स छोटे छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी, यहाँ पे तुम अपना एक्सप्लॉइटेशन रोक सकते हो। एक्सप्लॉइट मतलब उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, उनको लोन नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पे तुम छोटे छोटे लोग एक साथ आके एक दूसरे को लोन दे सकते हो। बढ़िया। इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 इसको गवर्न करता है, जो बताता है कि ये बनेंगे कैसे, ये ऑपरेट कैसे करेंगे, ये डिसॉल्व कैसे होंगे यानी बंद कैसे होंगे, ये भी ये बताता है। बढ़िया है। आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फीचर्स देखते हैं, फीचर्स देखने के साथ साथ आपको समझ में आने लगेगा। फीचर्स क्या है, सबसे पहले वॉलेंटरी मेंबरशिप है, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। मेंबर बनने के लिए आपके पास कोई जबरदस्ती नहीं होती है, तुम्हें बनना है तो बनो। पीपल कैन फ्रीली ज्वाइन एंड लीव द कोऑपरेटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स। कोई कंपल्सन नहीं है कि तुमको आना ही पड़ेगा। आपको अगर जाना है तो आप नोटिस वगैरह सर्व जरूर करके जाना। मतलब आज अगर आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा वगैरह लोन वगैरह चल रहा होगा, आपने लोन लिया होगा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो अचानक थोड़ी छोड़ के जा सकते हो, लोन तो लिया है ना आपने उनसे। तो ऐसे केस में नोटिस देना पड़ेगा उनको, उनका पैसा वापस देना पड़ेगा, फिर छोड़ के जा सकते हो। आज आप कोई बड़ी सोसाइटी में रहते हो तो अचानक से आपकी जगह वही वहां पे कोई दूसरा ओनर नहीं आ सकता, आपको आपकी सोसाइटी में पूछना पड़ता है कि मैं फ्लैट बेचने वाला हूं तो मेरी जगह आज दूसरा कोई आएगा यहाँ पे ओनर बनने के लिए। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको करनी पड़ती है, लेकिन मेंबरशिप मोर और लेस ओपन होती है, किसी के लिए भी रिलीजन, रेस, कास्ट, ये सारी चीजें देखे बिना आपके लिए ओपन होती है। लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन हमेशा हमेशा कंपलसरी होता है, क्योंकि आपके मेंबर्स, आपकी सोसाइटी और आपकी कमिटी, ये तीनों का स्टेटस कैसा है, अलग अलग है। ये सोसाइटी का स्टेटस अलग है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे कंपनी में आपने पढ़ा था वैसे ये भी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसीलिए तो आपके एक जो भी आप सोसाइटी में रह रहे होंगे, बड़ी सी सोसाइटी अगर आपकी होगी, आजू बाजू होगी, तो सोसाइटी के थिंग्स सोसाइटी के होते हैं, आपके चीजें आपकी होती है, कमेटी की चीजें कमेटी की होती है, सब लोगों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ना। ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सोसाइटी खुद कॉन्ट्रैक्ट में उतर सकती है। जैसे मेरे को तो सोसाइटी वाला एग्जांपल बेस्ट लगता है। आपको पता होगा आपके आजू बाजू कोई सोसाइटी है, तो सोसाइटी खुद का कॉन्ट्रैक्ट देगी, किसी को पेंटिंग का खुद का कॉन्ट्रैक्ट देगी कि हमारी सोसाइटी, मेरे को पेंट करना है भाई, सोसाइटी ऐसा कहेगी। या किससे कहेगी, मैनेजिंग कमेटी जाके उसके बिहाफ पे कहेगी। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके अंदर अगेन वही चीज लिखी है, लिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स की लायबिलिटी अगेन लिमिटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी सिंस सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस लग गया, आपको जितना देना था, जो भी मेंबरशिप फी है, जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन फी है, जो भी है, उससे ज्यादा आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं होती है। आप सोसाइटी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सोसाइटी को कोई घाटा हो गया, तो इसमें मेंबर्स का कोई दोष नहीं है। सोसाइटी अपना देखे, मेंबर्स अपना देखेंगे। आपकी बस एक ही जिम्मेदारी होती है, क्या, आपने आपकी जो भी एनुअल मेंबरशिप फीस है या मेंबरशिप फीस है वो भर देनी है, बाकी सोसाइटी का और आपका कोई भी रिश्ता उससे अलग नहीं होने वाला है। कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग किसके पास होता है, मैनेजिंग कमेटी के पास होता है। किसके पास होता है, मैनेजिंग कमेटी। अब ये मैनेजिंग कमेटी कौन अपॉइंट करेगा, कंपनी में कौन अपॉइंट कर रहे थे, शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे कौन अपॉइंट करेंगे, आपके मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स कौन है यहाँ पे, जो भी उस सोसाइटी में फीस भर के वगैरह क्या बन रहा है, मेंबर्स बन रहा है। बट यहाँ पे एक विशेष चीज होती है कंपनी के केस में ना, वोटिंग कैसे चलता है पता है क्या, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट होता है कंपनी के केस में। यानी आज आपने एक शेयर लिया है तो आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा, आपका एक वोट होगा। मतलब आज कंपनी के 1000 शेयर्स है, कितने शेयर्स है, 1000, उसमें से एक ही इंसान के पास 501 शेयर्स है, और बाकी के सारे 499 शेयर्स 499 पीपल के पास है, सबके पास एक 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 है। तो इन सबके पास एक वोटिंग राइट है, एक वोटिंग राइट है, एक वोटिंग राइट है। लेकिन इसके पास 501 वोट्स है। कितने वोट्स है, 500 वोट्स, 501 वोट्स है। ये किस में चलता है, कंपनी में चलता है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहती है, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट।
ये कोई बिजनेस थोड़ी है, यहाँ पे कोई ज्यादा पैसा कम पैसे का थोड़ी बात चल रहा है। अरे भाई ये तो मेंबरशिप फी है, सब लोग उतनी ही मेंबरशिप भर सकते हैं, तुम ज्यादा कैसे भरोगे कम कैसे भरोगे, यहाँ पे सब लोग मेंबर है, सबका हित ही देखना है, एवरीवन इज इक्वल फॉर देम। तो इसीलिए वन मेंबर वन वोट, तुमने ज्यादा पैसा दिया है सोसाइटी में, ज्यादा बड़ा फ्लैट लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वोट एक ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसका एम्फोसिस होता है। देन सर्विस मोटिव, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस एज सच करने का मोटिव ही नहीं होता है, सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है। ये क्या चाहते हैं, ये अपने मेंबर्स का हित देखना चाहते हैं। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के खुद के बायलॉज होते हैं। बायलॉज मतलब एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने अपने सोसाइटी के हर एक के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे गार्डन में क्रिकेट नहीं खेलने का, यहाँ पे वो नहीं करने का, तो ये क्या है, ये रूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बायलॉज होते हैं, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है। देन मेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, मेरिट्स ऐसे है कि यहाँ पे इक्वालिटी इन वोटिंग राइट है, वन मैन वन वोट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, कितना कंट्रीब्यूशन किया है, कितने अमाउंट लाए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, डेमोक्रेटिक मतलब आपके देश पे ये साइड डेमोक्रेसी वाला है, एक इंसान के पास एक ही वोट है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि अंबानी अमीर है तो अंबानी के पास ज्यादा वोट्स है और हमारे पास कम वोट है, जब नेता सिलेक्ट करने का बात आएगा तो अंबानी के पास भी एक ही वोट रहेगा, हमारे पास भी एक ही वोट रहेगा। तो डेमोक्रेटिक चलता है। स्टेबल एग्जिस्टेंस है, स्टेबल तो है ही क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मेंबर मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देन गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट यूजुअली क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ज्यादा टैक्स नहीं लगाती है, सब्सिडीज देती है, इंटरेस्ट भी सस्ते में दे देती है, क्योंकि ये प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है ना। गवर्नमेंट इनसे पैसा क्यों चार्ज करेगी ज्यादा, गवर्नमेंट इनसे क्यों ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी, क्यों इनसे इंटरेस्ट रेट कलेक्ट करेगी, भाई वो प्रॉफिट थोड़ी कमा रहा है, वो तो समाज के हित के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके उनके मेंबर्स के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी इनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेने में इच्छा नहीं होती। देन लिमिटेड लायबिलिटी, यस मेंबर्स की तो लायबिलिटी लिमिटेड ही है, मेंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ भी करे। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, मेंबर्स ऑफर ऑनररी सर्विसेज, मिडलमैन एलिमिनेशन रिड्यूसेस कॉस्ट, मेंबर्स सर्व्स एज कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स मिनिमाइज द बैड डेट रिस्क। अब ये भी होता है, जब अभी तक अपन ने एग्जाम्पल में ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया था, लेकिन मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे भी कुछ कुछ कैटेगरी में बनती है, जैसे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसके अंदर सारे के सारे फार्मर्स हैं, क्या है, सारे के सारे फार्मर्स इसके अंदर बनेंगे मेंबर्स, सारे के सारे फार्मर्स क्या करेंगे, इसके अंदर अपना फूड लाके रख देंगे, मेंबरशिप ले ली, अभी अपना सारा का सारा फूड कलेक्ट करके इस सोसाइटी के हाथ में दे दिया। अब ये सोसाइटी के अंदर और मेंबर्स होते हैं, कौन मेंबर्स होते हैं पता है क्या, सेल्समैन जो होते हैं, देन आपके जो गुड्स बेचने वाले लोग होते हैं, वो भी शायद इस सोसाइटी के मेंबर्स बन सकते हैं। अब सब लोग क्या है, इस सोसाइटी के मेंबर है, तो ऐसे केस में फार्मर्स को क्या होता है, ये जो मिडल मैन है, फार्मर खुद जाके सेल्स पर्सन के पास जाके बेचने को जाएगा, तो सेल्स पर्सन ह्यूज कमीशन चार्ज करेगा और उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, सब लोग एक साथ आ गए, अभी सोसाइटी तुम्हारे लिए बार्गेन कर रही है, देन ये सेल्स पर्सन भी कहीं ना कहीं पे क्या हमारे कंपनी के ही लोग होंगे क्या, आंसर इज यस। तुम सब लोग एक साथ आ गए, तुम सब लोगों ने मिलकर क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, सबने अपना अपना खाना उसके अंदर डाल दिया, अभी तुम्हारे हाथ में ना, तुम एक सेल्समैन अपॉइंट कर दो खुद के लिए, खुद ही उसको एम्प्लॉय रख दो, तो ये मिडल मैन तो चला ही गया ना, वैसे भी उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि अभी तुम लोग सब एक साथ आके तो सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हो, इंडिविजुअली करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इतने सारे फार्मर्स एक साथ आके सेल्स पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, सेल्स पर्सन भी इसका मेंबर बन सकता है, डिपेंड करता है कैसी सोसाइटी है, लेकिन उससे भी आसान आपको समझना है तो बेस्ट है ना, सारे लोग एक साथ आ गए, उन्होंने सेल्स पर्सन ही अपॉइंट कर दिया, इंडिविजुअली करना पॉसिबल नहीं था, इंडिविजुअली मिडलमैन बहुत पैसे लेता, लेकिन यहाँ पे अभी कोई आपके लिए पैसा ज्यादा चार्ज नहीं करेगा, और जो भी पैसा कमाएगा, जो भी आपके गुड्स बेच के फायदा होगा वो आपको ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे मिडलमैन कहीं ना कहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा, मिडलमैन की जरूरत नहीं, आप खुद का ही आदमी रख दो वहां पे, मेंबर्स कस्टमर्स भी बन सकते हैं ना, इस सोसाइटी जो चीजें बेच रही है उसमें कुछ मेंबर्स भी आके खरीद सकते हैं, तो क्या है, सोसाइटी को भी टेंशन नहीं कि अपने ही लोग खरीद के जा रहे हैं, थोड़ा नुकसान विकसान तो कुछ होगा नहीं, मेंबरशिप फीस भी तो आ ही गई है ऑलरेडी, तो क्या मतलब देखो, सारे फार्मर सेम सब्जियां तो नहीं उगाएंगे इस सोसाइटी में, मान लीजिए किसी ने क्या डाल दिया, इस सोसाइटी में आलू आ गए, एक फार्मर ने, एक ने टमाटर डाल दिए, तो दूसरे फार्मर क्या करेंगे, यहाँ से आके किसी को आलू चाहिए तो वो आलू खरीद के लगा गए, यहाँ से किसी और को टमाटो चाहिए तो टमाटो खरीद के लेकर गए, अपने अपने मेंबर्स भी तो खरीद ही सकते हैं सोसाइटी के पास जाके, तो ये भी एक ऑप्शन आता है। देन ईज ऑफ फॉर्मेशन, बनाना भी बहुत आसान है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपैरेटिवली बनाना आसान है, कंपनी बनाना मुश्किल है लेकिन सोसाइटी बनाना तो आसान है। देन लिमिटेशंस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के,
लिमिटेड रिसोर्सेस। अभी देखो ये जो लोग होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने वाले, ये कोई बहुत अमीर लोग तो होते नहीं है, तो इस केस में ये कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लेकर आएंगे नहीं, कैपिटल थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा। देन ग्रोथ के चांसेस भी लिमिटेड ही रहेंगे क्योंकि तुम टेक्निकली बिजनेस तो कर ही नहीं रहे हो। देन मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी। अभी होता है ऐसे है कि यूजुअली मैनेजिंग कमिटी में बाहर का कोई एक्सपर्ट आके बिठाना तो पॉसिबल नहीं है। बिजनेस कर रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सपर्ट रख सकते हो कि तू पैसा कमा के देगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। अभी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाना है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, अरे जो चाचा जी फ्री पड़े हैं, मेंबर है, जो चीज को कुछ काम नहीं है उसको बना देते हैं चेयरपर्सन कमेटी का, और जा टाइम पास करते करते कमेटी को लीड कर ले। जो चेयरपर्सन होता है सोसाइटी के कमेटी का, सबसे ज्यादा वाट तो उसी की लगती है। तो ऐसे केस में इनएफिशिएंट मैनेजर्स होते हैं, ज्यादा हाई सैलरी दे नहीं सकते तो एक्सपर्ट मैनेजर आएगा नहीं क्योंकि तुम्हें बिजनेस थोड़ी करना है। तो वॉलेंटरी ऑनररी सर्विस या ऐसे तुम्हें लोग चाहिए होते हैं जिनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट का स्किल होता ही नहीं है, वो तो बस ऐसे ही घूम रहे उनको बना दिया तुमने, भाई बैठो और देखो सोसाइटी को क्या करना है करते रहो। देन लैक ऑफ सीक्रेसी। कैसे होता है सोसाइटी के अंदर, कैसे कि क्या इतने सारे लोग हैं, कोई किसी कंपनी के किसी सोसाइटी के डिटेल्स है, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी अकाउंट्स आए वो इजीली क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है ना। गवर्नमेंट प्रिविलेजेस तो देती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, लेकिन गवर्नमेंट को डर रहता है कि सबसे ज्यादा यही पे ब्लैक मनी खेला जा सकता है। गवर्नमेंट ने प्रिविलेजेस दे दिए, गवर्नमेंट ने नजर हटा दी है, तो ये सोसाइटीज क्या करेंगे, जो मेंबर्स है वो सब पैसा लेंगे और ब्लैक मनी कुछ तो झोल झपाटा कर सकते हैं। सभी लोगों का पैसा आएगा, उसका ब्लैक मनी यहाँ पे कन्वर्ट कर, वहां पे कन्वर्ट कर, ये कर वो कर, लफड़े होने के चांसेस बहुत है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इसीलिए गवर्नमेंट प्रिविलेजेस तो देती है लेकिन कंट्रोल भी बहुत रखती है, ऑडिट करने को लगाएगी उनके अकाउंट्स का, देखना होता है गवर्नमेंट को ऑडिट करके अकाउंट्स का कि सबसे पैसा सही सही इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहीं पैसे में झोल झपाटा तो नहीं कर रहे हो ना, ब्लैक मनी तो नहीं खेल रहे हो ना, कुछ दिखाने के लिए बोल रहे हो प्रॉफिट नहीं कमाते लेकिन बहुत प्रॉफिट कमा के टैक्स छुपा तो नहीं रहे हो ना, ये सब कुछ देखना होता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ये तो होता ही है, आपने आपकी सोसाइटी में देखा होगा हर कोई झगड़ते रहता है, हर कोई मेंबर है, एवरीवन हैज सेम राइट्स, तो सबको झगड़ा चाहिए, मेरी पार्किंग में गाड़ी कैसे लगाई, मेरा टायर पंचर कैसे किया, मेरा ससुरा ये कैसे हुआ, मेरा वो कैसे हुआ, और ये तो चलता ही रहता है, तेरा लड़का यहाँ पे क्रिकेट क्यों खेलता है, वो क्यों खेलता है, ये तो क्या है, इंटरनल डिफिकल्टीज आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटीज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितने तरीके के कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकते हैं। आज सबसे पहला देखो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बाय ऑब्टेनिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। अभी सारे के सारे कंज्यूमर्स यानी हम लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बना दी, अब ये सोसाइटी हम सबको रिप्रेजेंट करेगी, ये जाएगी बाजार में और ये जाके बाजार में एक्सपर्ट लोग हम लोगों के लिए शॉपिंग करके लेकर आएंगे, तो होगा क्या, सिंस एक्सपर्ट लोग हैं, सब लोग एक साथ आ गए, यूनिटी आ गई है, सबके बिहाफ पे एक एक्सपर्ट जाके सबको अच्छे रेट वाले कंज्यूमर गुड्स लाके दे देगा। तो इससे क्या है, मेंबर्स को गुड वैल्यू मिलती है, मिडल मैन खत्म हो जाता है, आपको अभी कोई मिडल मैन की जरूरत ही नहीं है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद एक मिडल मैन बन गई है जो आपके लिए जाके डायरेक्ट फार्मर्स से या डायरेक्ट अच्छी जगह से गुड्स खरीद के लेकर आ सकती है, डायरेक्ट होलसेलर से खरीद के लेकर आ सकती है, जिससे आपका हित प्रोटेक्ट होगा। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मेंबर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत बड़ी सी सोसाइटी बना लेते हैं, सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल और सब कुछ सप्लाई करते हैं और सोसाइटी जाके आगे बेच आती है। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, आपको अगेन मिडलमैन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना आसान हो गया। स्मॉल प्रोड्यूसर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, लेकिन सोसाइटी जो बड़ी बन चुकी है, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ आ गए, उसके पास फाइटिंग पावर तो है ना, तो वो भी है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, ये क्या है, छोटे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो मार्केटिंग नहीं कर पाते, अपने प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइस पे बेच नहीं पाते। अभी होता कैसे है, आज मैंने गांव में मेरा छोटा सा खेत है, उस खेत में मैंने कोई सब्जी लगाई है, वो सब्जी मुझे शहर में जाके बेचना मुश्किल है। मार्केटिंग मतलब सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं होता, उसको वहां तक पहुंचाना, उसको आज से जाके बेचना भी तो है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी बना दी सब फार्मर्स ने छोटे छोटे उस गांव के, तो आपकी सोसाइटी के हित से क्या होगा, सब लोग मिलके पैसा निकालेंगे, सब लोग मिलके ट्रक बुक करेंगे और ट्रक चला जाएगा आपकी सबकी सब्जियां लेकर, तो मार्केटिंग भी आसान हो जाएगा, तो आपको रीजनेबल प्राइस मिलेगी, कंपेटिटिव पोजीशंस मिलेंगी, क्योंकि सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो आपके लिए वेयर हाउस खरीदना, ट्रांसपोर्टेशन खरीदना, पैकेजिंग करना पॉसिबल होगा, वरना ये तो पॉसिबल था ही नहीं। देन फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, अगेन
ये भी कुछ हद तक वैसे ही है। प्रोड्यूसर्स में मैन्युफैक्चरर्स भी आ सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन फार्मर्स कोऑपरेटिव मतलब टिपिकल सब्जी वाले लोग, सब्जी और फल वाले लोग, वो क्या कर सकते हैं, वो भी एक साथ आ सकते हैं। ये भी क्या करेंगे, फार्मिंग एक्टिविटीज, लार्ज स्केल पे फार्मिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। सब लोग एक साथ आ गए, बोलते हैं चलो अपन सब लोग एक साथ खेती करेंगे, सबका छोटा 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 जमीन का टुकड़ा है, सब लोग क्या करेंगे, एक साथ जमीन पे खेती करेंगे। आपकी सोसाइटी बना ली, सोसाइटी क्या करेगी, आप सबका हित देखेगी, सबको फर्टिलाइजर ला के दे सकती है, सबको अच्छे क्वालिटी की सीड्स ला के दे सकती है। ये कुछ चीजें आप कर सकते हो, सबको इनपुट्स देंगी, मशीनरी प्रोवाइड कर सकती है सोसाइटी, ताकि सबका हित प्रोटेक्ट हो। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेंबर्स बहुत सारे हैं, सबको क्या है, थोड़ा थोड़ा लोन की जरूरत होती है। जो अपन ने पहला एग्जांपल दिया था वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही था। तो इसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट लेंडर्स बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, यहाँ पे क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाएगा, मेंबर्स ही तो है, मेंबर्स से ही पैसा है, मेंबर्स को ही तो लोन दे रहे हो, तो ऐसा भी किया जाता है। देन हाउसिंग सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज क्या होती है, हेल्प करती है गरीब लोगों को कंस्ट्रक्ट करने में रीजनेबल रेट में, डिजायर अकोमोडेशन लोअर प्राइस, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स प्लॉट्स मेंबर्स। हाउसिंग सोसाइटीज कहीं ना कहीं पे क्या है, बहुत सारे लोग एक साथ आ गए और एक सोसाइटी बांध ली, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया, ताकि वहां पे क्या है वो रह सके। ऐसी भी सोसाइटीज होती है और ऐसे भी चीजें चलती है। बढ़िया है। अभी देखो लास्ट कुछ पॉइंट्स बचे इस लेसन के अंदर, और वो है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। इतना ही बचा है और यहाँ पे ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी उन्होंने कुछ आपको फैक्टर्स बताए कि जैसे कैपिटल अवेलेबिलिटी, अगर तुम्हारे पास कैपिटल अवेलेबिलिटी है तो ऐसे केस में कंपनी बनाओ, नहीं है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो। फॉर्मेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा कम किस में आएगी, सोल प्रोप्राइटर। फॉर्मेशन में कॉस्ट ही नहीं, सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगी, कंपनी में आएगी। ईज ऑफ फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना टक्कू है, लेकिन कंपनी को बनाना बहुत मुश्किल है। ओनरशिप ट्रांसफर, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप ट्रांसफर करना इतना आसान है ही नहीं, पार्टनरशिप में भी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। पार्टनरशिप में आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है, आपकी जगह कोई दूसरा पार्टनर इतनी जल्दी नहीं आ सकता, सारे पार्टनर्स ने एग्री करना चाहिए। लेकिन कंपनी के केस में ओनरशिप ट्रांसफर करना आसान है, एक शेयर को दूसरे शेयर को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शेयर बेचना आसान है। प्राइवेट होगी तो रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक में तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। मैनेजरियल स्किल, कंपनी में सबसे ज्यादा होंगे, सोल प्रोप्राइटर में सबसे कम होंगे। रेगुलेशन, सबसे कम सोल प्रोप्राइटर को है, कंपनी तो भाई 470 सेक्शन फॉलो करने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, धंधे करने में फ्लेक्सिबिलिटी सोल प्रोप्राइटर के पास सबसे ज्यादा है, कंपनी के पास सबसे कम है। कंटिन्यूटी, कंपनी चलती रहेगी भाई, परपेचुअल सक्सेशन है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप तो मर जाएगी। लायबिलिटी, कंपनी में एडवांटेजेस है क्योंकि लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप में लीस्ट एडवांटेजेस है क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देन देखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म, कि कौन से फैक्टर्स हैं। कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन, ये तो आप देखोगे ही ना कि धंधा बनाने के लिए मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज अगर मेरे पास बहुत पैसा है ही नहीं तो क्या कंपनी बना के करूं भाई, इससे तो अच्छा मैं क्या करता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप ही शुरू करता हूँ, बड़ा हो जाएगा धंधा फिर कंपनी खोल लूंगा, क्योंकि इतना कैपिटल डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंप्लायंस का खर्चा अलग, तो ये सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है। देन लायबिलिटी, लायबिलिटी भी आज अगर मुझे ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं चाहिए, तो भाई कंपनी खोल ले, एलएलपी खोल ले। एलएलपी तुमने पढ़ी नहीं लेकिन एलएलपी भी होती है। लेकिन अगर तुमको चाहिए कि भाई कुछ नहीं, लायबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अच्छे से धंधा कर लूंगा, इतना ज्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं, तो ऐसे केस में सोल प्रोप्राइटरशिप भी अच्छी है। वही पे कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी बोले तो चलता रहेगा क्या धंधा, तो अगर देखो भाई तुम देखते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप तो मर जाएगी, लेकिन कंपनीज कोऑपरेटिव्स चलते रहेंगे। मैनेजर्स एबिलिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर तुम्हारे पास जो भी तुम धंधा खोल रहे हो उसमें बहुत ज्यादा मैनेजमेंट एबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, एक व्यक्ति को भी बहुत नॉलेज है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। चाय का दुकान खोलना है, कंपनी खोल के क्या करोगे भाई, जिसको चाय बनाना आता है बस एक इंसान बहुत हो गया, और क्या ही मैनेजमेंट लगता है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज आता होगा तो और अच्छी बातें, नहीं आता होगा तो भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, वैसे भी हिसाब किताब रख ही लेते हैं सब लोग, तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं। कैपिटल कंसिडरेशन, अगर तुम्हारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, मशीनरी नहीं है, बिजनेस ऐसा है जो छोटे से स्टार्ट होने वाला है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉलो कर दो। बड़ा बिजनेस है, टेलीकॉम सेक्टर में डालना है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस डालना है, तो कहीं ना कहीं पे कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर बड़े बिजनेस के लिए कंपनीज है बेटर स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां से लोन लेना या फिर बाकी लोगों से पैसा रेज करना आसान है, सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा रेज करना आसान नहीं है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल तुम्हें ऐसा चाहिए कि पूरा धंधा मेरे कंट्रोल में ही रहे, बाकी किसी के हाथ में कुछ जाए ही ना, तो ऐसे केस में भाई सोल प्रोप्राइटरशिप निकाल दो,
क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसा है, पूरा का पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास है। तुम ऐसे हो कि क्या है, ठीक है कंपनी खोल लेता हूँ, शेयर्स अपने पास रखता हूँ, फिर भी कंट्रोल तो मेरे पास ही रहेगा, तो वो भी कर सकते हो। कंट्रोल अगर चाहिए तो ऐसे केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, या फिर कंपनी में पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास रख दो। पार्टनरशिप वगैरह खोलोगे तो कंट्रोल ये हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, सारे पार्टनर्स के पास कंट्रोल चला जाता है। कंपनी के केस में भी अगर तुमने शेयर्स बेच दिए तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। देन नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस है इस पे भी डिपेंड करता है भाई। छोटा सा चाय का दुकान डालना है, ग्रोसरी स्टोर डालना है, कहाँ पे कंपनी खोलोगे भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप खोलो और काम चला लो। बड़ा कुछ तो करना है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज चाहिए, अलग अलग मैनेजमेंट के लोग चाहिए, तो इन दैट केस यू शुड ओपन अ कंपनी। बढ़िया है। देखो कंप्रेहेंसिव कंपैरिजन ऑफ बिजनेस फॉर्म्स। नाउ सबसे पहले फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप को तो मिनिमम फॉर्मेलिटी से मिनिमल लीगल रिक्वायरमेंट्स है। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है और फॉर्मेशन इजी है। जॉइंट हिंदू फैमिली को तो यहाँ पे तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आज सच है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन भी कुछ लेना नहीं है, फॉर्मेशन भी इजी है, बस उस खानदान में जन्म होना चाहिए जो खानदानी धंधा कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कंपनी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और कंपनी वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी से कंपेयर करते हो तो। मेंबर्स एक ही मेंबर है, पार्टनरशिप में 2 या मैक्सिमम 50, जॉइंट हिंदू में मिनिमम तो चाहिए भाई फैमिली बनाने के लिए, और मैक्सिमम के कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एटलीस्ट 10% चाहिए, और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती है, ये आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 10 एडल्ट्स चाहिए। कंपनी के केस में डिपेंड करता है, प्राइवेट हो पब्लिक हो, प्राइवेट हो तो मिनिमम 2, नहीं तो पब्लिक हो तो मैक्सिमम 7। देन कैपिटल, कैपिटल क्या है, लिमिटेड फाइनेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप के पास, वहीं पे पार्टनरशिप के पास सोल प्रोप्राइटरशिप से तो बेटर है। देन जॉइंट हिंदू के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा धंधा किया, उसकी प्रॉपर्टी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास लिमिटेड है भाई, लिमिटेड है, लिमिटेड। वहीं पे कंपनी के पास भी क्या है, कंपनी के पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल सोर्स है, सारे लोग इतना सारा पैसा लेकर आएंगे, ऊपर से तुम और शेयर्स इशू करके और पैसा उठा सकते हो बाजार से जाके। देन लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड है, आपके पार्टनर्स की भी अनलिमिटेड है। देन आपके जेयूएफ में किसकी अनलिमिटेड होती है, कर्ता की अनलिमिटेड होती है, को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव्स और कंपनी में तो लिमिटेड ही है मेंबर्स की लायबिलिटी। कंट्रोल, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास है, पार्टनरशिप में कंट्रोल बढ़ जाएगा। देन आपका दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, JUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में आपका कर्ता के पास सारा कंट्रोल है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर्स के पास अपॉइंट करने का तो पावर है, लेकिन मोर और लेस कंट्रोल मैनेजिंग कमेटी के पास है, इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी। कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंट्रोल होता है, जिनको अगेन कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं। कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटर कभी भी बंद पड़ सकता है। पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टेबल है, लेकिन वो भी कभी भी बंद पड़ सकता है। देन आपका जॉइंट इन द फैमिली स्टेबल है, डिपेंड करता है कितने बच्चे बचे हैं तुम्हारे घर पे, तो फिर स्टेबल है। देन अगर आपकी कौन सी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो बिल्कुल स्टेबल है, और कंपनी है तो भी तो बिल्कुल नहीं स्टेबल है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, मेंबर्स आए जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो चलती रहेगी। बढ़िया है। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 होता है वाइंड अप। अभी आपके साथ मुलाकात करूंगा मैं चैप्टर 3 में। आई होप यू आर लविंग द सेशंस, आपको मजा आ रहा है और आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है। चलो फिर लोग इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूँ, आप सभी लोगों के साथ ऐसी मुलाकात करता हूँ ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।